नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन टॉपिक वन क्लास सीरीज करियर सारथी कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है रीजनल रूरल बैंक्स अर्थात आरआरबीज। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वन टॉपिक वन क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, फ्रूटफुल रहने वाली है। आज की क्लास का जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ आरआरबी, फंक्शन ऑफ आरआरबी, ऑब्जेक्टिव ऑफ आरआरबीज, ओनरशिप कैसी है आरआरबीज में और आरआरबीज की शुरुआत कैसे हुई। अर्थात आज हम आरआरबीज के बारे में ए टू जेड सारी बातें क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप अगर चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक इस चैनल को शेयर करें जो कि इस तरीके की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वन टॉपिक वन क्लास जो सीरीज है, वो कोई भी एग्जाम हो, अगर आप स्कूल के बच्चे भी हो, अगर आप कॉलेज में भी पढ़ते हो, साथ में कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास हर महीने से हर एक स्टूडेंट के लिए क्या है, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो बढ़िए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। इंट्रोडक्शन। आरआरबीज को पढ़ने से पहले हमें ये पता पढ़ना पड़ेगा कि आरआरबीज की नीड क्यों पड़ी, आरआरबीज की जरूरत थी क्यों। यानी कि आरआरबी का नाम तो हमें समझ में आ गया, रीजनल रूरल बैंक्स, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ऐसे बैंक जो पर्टिकुलर ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं, बनते हैं, उन बैंकों को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आपने कई नाम होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और भी कोई जो बैंक है जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है उसका एक क्या रहता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है। जरूरत क्यों पड़ी इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम 1947 में हैं, 1947 में देश क्या हो गया था, आजाद हो गया था। फिर 1949 में सबसे पहले आरबीआई का क्या किया, नेशनलाइजेशन किया। आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया, यानी कि आरबीआई को गवर्नमेंट सेक्टर में लेके आए। फिर हमने 1955 में इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन करके क्या किया, एसबीआई बनाया। यहाँ तक बात नहीं बनी। फिर 1959 में एसबीआई एसोसिएशन का क्या बना दिया, एसोसिएट बैंक का क्या बनाया, एक एक्ट पास किया जिसमें एसबीआई को कितने बैंकों का असिस्टेंस मिला, 8 बैंकों का असिस्टेंस मिला। फिर जब ये पता चला कि नहीं, अभी तक वो बात नहीं बन पा रही है, डेवलपमेंट बैंकिंग का अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडिया आज ही हम अगर 2024 की बात करें तो लगभग इंडिया की 70% आबादी कौन से एरिया में रहती है दोस्तों, रूरल एरिया में रहती है। यानी कि ऐसी पॉपुलेशन 70% पॉपुलेशन देश की कहाँ रह रही है, रूरल एरिया में है। और हमने ये कई बार पढ़ा है पुरानी बुक्स में या पुरानी बातों में कि भारत तो गाँवों का देश है। तो गाँव का देश है तो मेन जो भारत है या जो पावर है या फिर जो पॉपुलेशन है वो सारी कहाँ है, ग्रामीण एरिया में है। और बैंक क्या करते हैं, बैंक वेंस का काम करते हैं, इकोनॉमी में वेंस का काम करते हैं, जिनसे होकर जो पैसा है, जो मनी है, वह इकोनॉमी में क्या होती है, सर्कुलेट होती है। तो गांव ग्रामीण एरिया को बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए कोई पर्टिकुलर अगर गांव के जो ऐसे बैंक बने जो उन गांवों में ही वह लिमिटेड रहे, यानी मोस्टली रूरल एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में ही वह क्या दे, बैंकिंग फैसिलिटी दे, उन बैंकों के लिए हमें जरूरत पड़ती है आरआरबी की। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि थोड़ा सा और बढ़ाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक को, तो 1969 में 14 बड़े बैंकों का क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया। बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ और उन बैंकों की कैपिटल कितने से ज्यादा थी, 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा। तो ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पे हमने ये सारी क्लासेस अपलोड कर रखी है। तो अगर आप इन क्लासेस को डिटेल में देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में या पर्टिकुलर वीडियो पे जाके आप देख सकते हो। दोस्तों, 1969 तक भी बात नहीं बनी, यानी 14 बैंकों को पब्लिक सेक्टर में लेकर आए, नेशनलाइजेशन किया, उसके बाद उनको गाँव में भेजा, फिर भी इतनी बात नहीं बनी जो पर्टिकुलर चीज की थी कि पर्टिकुलर किसी ऐसे रीजन में जाए, एकदम रूरल एरिया में जाए, रीजनल एरिया में जाए, प्रांत में जाए, अंचल में, आंचलिक जो एरिया है उनमें जाए, लेकिन ये बैंक नहीं जा पा रहे थे। तो एक नरसिम्हन कमेटी बनती है, एक आगे हम पढ़ेंगे, एक नरसिम्हन कमेटी बनती है, उनकी रिकमेंडेशन पे 1979 में 1975 में किसकी कौन सा नया कॉन्सेप्ट लेके आए, रीजनल रूरल बैंक्स का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो पर्टिकुलर रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए जो बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने वाले बैंक्स हैं उनको बोलते हैं दोस्तों रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज। तो हम देखते हैं इनका इंट्रोडक्शन की क्या है और किस तरीके से काम करते हैं।
रूरल एरिया जो आरआरबी जब वो भी एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक की तरह ही काम करते हैं जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं, और ये पर्टिकुलर किसी रीजनल लेवल में डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया में काम करते हैं, यानी हर एक स्टेट में जो रीजनल एरिया है वहाँ पे आरआरबी बनते हैं। ये किस लिए बनाए गए थे? सर्विंग प्राइमरली द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया विद बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, यानी कि रूरल एरियाज में बेसिक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस को सर्व करने के लिए, प्रोवाइड करवाने के लिए ये बैंक क्या किए गए थे दोस्तों? बनाए गए थे। और बैंक कब बने थे? अभी हमने पढ़ा कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी वर्किंग ग्रुप ऑन रूरल क्रेडिट। इस कमेटी का नाम जरूर ध्यान में रखना दोस्तों, इस तरीके का सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अब क्योंकि सवालों के जो पैटर्न है वो थोड़े चेंज हो गए हैं तो हमें थोड़ा सा 360 डिग्री पर तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो आरआरबीज है उसकी स्थापना हुई थी नरसिम्हन कमेटी वर्किंग ग्रुप ऑन रूरल क्रेडिट, और इनकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों ध्यान रखना, आरआरबी की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 यानी 2 अक्टूबर 1975, और इनके लिए जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था वो हुआ था 26 सितंबर 1975 को एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था, और उस ऑर्डिनेंस के बिहाफ पे ही 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना हुई थी। हालांकि आरआरबी का जो एक्ट है दोस्तों ध्यान रखना 1 साल बाद आया था। आरआरबी एक स्पेशल ऑर्डिनेंस से क्या हुए थे? स्थापित हुए थे। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि आरआरबी एक पर्टिकुलर कॉमर्शियल बैंक की ही है जो बेसिकली रूरल एरिया में काम करता है, और इनकी जो स्थापना है, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2 अक्टूबर 1975 को ही ऑन द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधी जयंती। बढ़ते हैं आगे। आरआरबी क्या परफॉर्म करते हैं? आरआरबी के फंक्शन क्या है? यानी आरआरबी का सीधा सा फंक्शन यही है कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी कि इस तरीके का बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बनाए जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही काम करे, लेकिन कौन से एरिया में? रूरल एरिया में। सिंपल सी बात है, आरआरबी किस तरीके का होगा? एक बैंक जैसा ही बैंक होगा, लेकिन पर्टिकुलर कौन से एरिया के लिए बनेगा? रूरल एरियाज के लिए बनेंगे। तो जो बैंक होते हैं जनरली, जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वैसा ही आरआरबी होता है और वही फंक्शन आरआरबी करता है। बट आरआरबी का जो वर्किंग एरिया है वो लिमिटेड होता है, पर्टिकुलर रूरल एरिया होता है, वहां पे ही वह काम करता है। आरआरबी क्या क्या काम करता है? बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है रूरल एरिया में और सेमी अर्बन एरिया में। जो बैंकिंग फैसिलिटी यानी बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाना, उनको मांगने पे वापस लौटाना, जो भी चेक वगैरह है, सारे काम जो बैंक करता है वो करता है, बट करेगा कहाँ? पर्टिकुलर रूरल एरिया में और सेमी अर्बन एरिया में। साथ ही में जो गवर्नमेंट ऑपरेशन की जो बातें हैं, यानी जो गवर्नमेंट कोई स्कीम वगैरह होती है, क्योंकि गाँव से ही जुड़ी हुई होती है, पंचायतों से जुड़ी होती है, तो उसका डिसबर्समेंट लाइक वेजेज ऑफ मनरेगा की जो वेजेज है, जो वर्कर मनरेगा में काम करते हैं उनकी जो सैलरी है, उनकी जो वेजेज है, इसके थ्रू क्या हो जाती है? डिसबर्स हो जाती है। पेंशन वगैरह होती है गांव वालों की, जो ग्रामीण एरियाज में है उनकी, इसके थ्रू क्या होती है? डिसबर्समेंट होती है। और भी कई भी तरह की डीबीटीएल स्कीम्स यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम्स होते हैं, सब्सिडी आना वगैरह वगैरह, वो सारी इनके थ्रू होती है। सीधी सी बात है, जिन एरिया में जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे बैंक भी क्या होगा दोस्तों? रूरल बैंक होगा। रूरल बैंक होगा तो गांव वालों का अकाउंट भी कहाँ होगा? रूरल एरिया के बैंक में ही होगा। तो जब उस बैंक में अकाउंट है तो जितनी भी जो गवर्नमेंट स्कीम का उनका पैसा मिलता है, डीबीटीएल स्कीम का पैसा मिलता है, या कोई भी उनको बैंकिंग फैसिलिटी है, तो जाहिर सी बात है वह रूरल बैंक ही उनको प्रोवाइड करवाएगा। कहने का मतलब उस गाँव का जो कमर्शियल बैंक है या उस एरिया का जो कमर्शियल बैंक है वो क्या है? रूरल बैंक ही है। और प्रोवाइडिंग पेरा बैंकिंग फैसिलिटी लाइक उनको लोकर पे प्रोवाइड करवाना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू करना, मोबाइल बैंकिंग देना, इंटरनेट बैंकिंग देना, यूपीआई देना। कहने का मतलब है कि जो भी बैंक काम करते हैं वो सारे काम कौन करता है? आरआरबी करता है। फर्क सिर्फ इतना है, आरआरबी का एरिया क्या होता है? लिमिटेड होता है, और आरआरबी का एरिया पर्टिकुलर रूरल एरिया होता है या सेमी अर्बन एरिया होता है। फिर स्मॉल फाइनेंशियल बैंकिंग बैंक्स लाइक ये स्मॉल फाइनेंस जैसे बैंक होते हैं, यानी कि अगर ये लोन भी देते हैं तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म का लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म का लोन ये नहीं प्रोवाइड करवाते। बढ़ते हैं आगे। ओनरशिप और आरआरबी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आरआरबी में ओनरशिप कैसी होती है। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि आरआरबी है तो उसमें जैसे कोई राजस्थान के बड़ौदा बैंक का आरआरबी है तो उसमें राजस्थान गवर्नमेंट की क्या ओनरशिप रहेगी या क्या उसका परसेंटेज रहेगा। तो जब भी कहीं आरआरबी बनते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें हिस्सेदारी कितनी होती है?
50%। जिस स्टेट में बनता है उस स्टेट की हिस्सेदारी कितनी होती है? 15%। और एक होता है उसका स्पॉन्सर बैंक, जो उसमें कितने परसेंट की हिस्सेदारी रखता है? 35%। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बैंक ऑफ बड़ौदा का आरआरबी बनता है, कहाँ बनता है दोस्तों? जयपुर डिस्ट्रिक्ट के किसी रूरल एरिया में, जयपुर के रूरल एरिया में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए कितना परसेंट देगी? 50%। स्टेट गवर्नमेंट कितना देगी, यानी राजस्थान सरकार देगी उसके लिए 15%। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो उसके लिए कितना देगा? 35%। यानी जितने भी आरआरबी होंगे उसका कोई ना कोई एक पब्लिक सेक्टर का बैंक क्या होगा? पब्लिक सेक्टर का बैंक होगा, उसका एक स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक, वह स्पॉन्सर बैंक ही उसके सारे काम करेगा। कैसे? यानी हर एक रीजनल रूरल बैंक का एक क्या होता है? स्पॉन्सर्ड बाय ए पब्लिक सेक्टर बैंक। और इस बैंक की ड्यूटी है कि वह उस बैंक को एड करे और असिस्ट करे, यानी उस बैंक की सहायता करे और उस बैंक को क्या करे? गाइड भी करे। टाइम टू टाइम उसके जो ट्रेनिंग पर्सोनेल है, ट्रेनिंग वगैरह देना होता है, रिक्रूटमेंट होती है, वो सारा कुछ उसके लिए करता रहे। तो हर एक बैंक का क्या होता है? स्पॉन्सर बैंक। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर किसी आरआरबी में किस तरीके की ओनरशिप और किसकी होती है। अब जो स्पॉन्सर बैंक है वह क्या किस तरीके से काम करता है? जो भी उसकी शेयर कैपिटल है उसमें वह सब्सक्रिप्शन करेगा, कितना परसेंट? 35%। ट्रेनिंग पर्सोनेल ऑफ रीजनल रूरल बैंक, यानी इसमें जितने भी जो एम्प्लॉई आते हैं आरआरबीज में, उनको ट्रेन करने का, उनके पर्सोनेल का, यानी कहने का मतलब उसके एचआर जैसा काम कौन करेगा? स्पॉन्सर बैंक करेगा। प्रोवाइडिंग मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू आरआरबी, यानी आरआरबी को कोई भी मैनेजरियल और फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड है तो वह कौन करेगा? स्पॉन्सर्ड बैंक करेगा। तो ध्यान रखना है, स्पॉन्सर्ड बैंक का जो एरिया है, जो परसेंटेज हिस्सा है वो कितना है दोस्तों? 35% है। बढ़ते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल रूरल बैंक, यानी क्या जरूरत पड़ी या क्या उद्देश्य के साथ रीजनल रूरल बैंक को स्टैब्लिश किया था? अभी हमने जाना कि भारत की जनसंख्या ज़्यादातर क्या है? रूरल एरियाज में रहती है। तो उस रूरल एरियाज की जो उस रूरल एरिया में जो बैंकिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए, वहाँ पर बैंकिंग डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि बैंक एक इकोनॉमी में नसों की तरह काम करता है, बैंकों से होकर ही सारा पैसा क्या होता है? इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है। तो कई सारे ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव यही होते हैं। और इसके अलावा क्या ऑब्जेक्टिव है हम देखते हैं। ब्रिजिंग द गैप, द क्रेडिट गैप इन रूरल एरिया, सबसे बड़ा काम एक ये भी है, क्योंकि जो गाँव के लोग हैं वह मोस्टली किन के चुंगल में रहते हैं? साहूकारों के चुंगल में होता है। और जो साहूकारों की जो इंटरेस्ट रेट है, जो ब्याज दर है, वह बहुत हाई होती है। और हमने ये एक जो कहावत है वो बहुत चलती है कि भारत का किसान कर्जे में पैदा होता है, कर्जे में जीता है और कर्जे में ही मर जाता है। क्योंकि एक बहुत ज़्यादा कर्जा होता है, ब्याज पे ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं साहूकार, सेठ, जो भी महाजन वगैरह है। तो उसको वहां से हटाने के लिए, यानी रूरल एरियाज के लोगों को इन साहूकारों के चुंगल से क्या करना? बचाने के लिए कम ब्याज दर पे, यानी लो इंटरेस्ट रेट पे उनको क्या देना? लोन प्रोवाइड करवाना। एक ऑब्जेक्टिव ये था। इसके अलावा टू डेवलप सच मेजर्स विच कुड रेस्ट्रिक्ट द आउटफ्लो ऑफ रूरल डिपॉजिट टू अर्बन एरियाज, यानी इस तरीके के मेजर्स को डेवलप करना जो क्या करते थे? आउटफ्लो को रेस्ट्रिक्ट करते थे, यानी रूरल एरियाज के जो फाइनेंशियल सोर्सेज है उनको किस में नहीं आने देते? इकोनॉमी में नहीं आने देते। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो कोई गांव, कोई ढाणी है, कोई रूरल एरिया है, वहाँ पे एक रामू नाम का किसान काम करता है। अब रामू की जितनी भी जो इनकम होती है, उसके जो भी थोड़े बहुत पैसे होते हैं, 1500-2000 रुपए, वह क्या करता है? अपनी एक संदूक है, पेटी है, उस पेटी में वह उस पैसों को क्या करता है? रख लेता है। वह जो भी पैसा कमाता है थोड़ा बहुत वह संदूक में रख लेता है। ये पैसा, यानी उसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी बैंक से। फिर उसके गांव में एक बैंक ओपन हो जाता है। तो अब रामू क्या करेगा? इन पैसों को कहाँ रखेगा? बैंक में रखेगा। अब केवल रामू ही नहीं रखेगा, उस गांव के जितने भी 150 लोग हैं वो सारे अपने पैसों को कहाँ रखेंगे? बैंक में रखेंगे। अब बैंक की तरफ से थ्रू वह सारा पैसा किस में आ जाएगा? इकोनॉमी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो इससे इकोनॉमी में मनी भी इकोनॉमी में रहेगी और साथ ही में जो लोग हैं इनमें बैंकिंग हैबिट भी क्या होगी? डेवलप होगी। तो रूरल एरियाज का जो बैंक है उसका यही था कि इस तरीके के मेजर्स को डेवलप करना, जो कि रूरल एरियाज में जो डिपॉजिट्स है उनको किस में लेके आए? इकोनॉमी में सर्कुलेट करवाए।
नेक्स्ट, टू रिड्यूस रीजनल इम्बेलेंसेस एंड इंक्रीज द रूरल डेवलपमेंट, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज, यानी कि जो जैसे मान लो मैं राजस्थान की बात करूं कि ये अपना राजस्थान है। अब राजस्थान का जो ये एरिया है जो डेजर्ट में है, इधर जो लास्ट के एरियाज है जो रूरल एरियाज है, अब क्या करते हैं प्राइवेट बैंक कहाँ काम करेंगे दोस्तों, सीधी सी बात है प्राइवेट बैंक हमेशा सिटीज में ही काम करते हैं। और आज भी आप देखते होंगे कि जहाँ पे अर्बन एरिया वहीं प्राइवेट बैंक आते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक वहां नहीं आता, पब्लिक सेक्टर बैंक वहां नहीं आता। इसके लिए ही तो 1969 में प्राइवेट बैंकों का गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनलाइजेशन किया, प्लस 1980 में भी नेशनलाइजेशन किया और उनको भेजा कि आप रूरल एरिया में जाओ। फिर भी वह हर बात को टच नहीं कर पा रहे थे। तो इन एरियाज का डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो ये एरिया क्या रह जाएंगे, बैकवर्ड रह जाएंगे। और इनको बैकवर्डनेस से बचाने के लिए हमें किसकी नीड है, संतुलित विकास की, यानी कि बैलेंस्ड डेवलपमेंट की नीड है। और बैलेंस डेवलपमेंट की नीड है तो इन एरियाज के लिए कोई स्पेशल स्कीम लेके आए, इन एरियाज को कोई स्पेशल बैंक प्रोवाइड करवाए जो पर्टिकुलर इन एरियाज में ही काम करता है। तो रीजनल इम्बैलेंस को रिड्यूस करना, यानी कि असंतुलन हो चुका है, जो डिस्पेरिटी हो गई है, उसको क्या करना, रिड्यूस करना और वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देना। तो अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरआरबी प्रोवाइड, यानी आरआरबी का जो ऑब्जेक्टिव उसको अचीव करने के लिए आरआरबी क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है डिफरेंट सेगमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंगेज्ड इन रूरल एक्टिविटीज। सीधी सी बात है, गाँव के जो लोग हैं जो रूरल एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, लाइक एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, लाइक एमएसएमई में लगे हुए हैं, लाइक वो हैंडीक्राफ्ट जैसा कोई काम करते हैं, कोई भी वो जो एक्टिविटी करते हैं, घर पे छोटा मोटा काम करते हैं, खेत में करते हैं, कोई भी छोटा मोटा दुकान धंधा जो भी करते हैं, उन एक्टिविटीज से उनको क्या प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना रूरल एरिया में, ताकि जो रीजनल रूरल बैंक है इनके स्टेब्लिशमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वह क्या हो सके, अचीव हो सके। बढ़ते हैं आगे, बिगनिंग ऑफ आरआरबी की बिगनिंग कैसे और कहाँ से हुई। ये तो हमने जान लिया कि 1947 से लेकर 1975 तक, यानी तकरीबन 28 साल का जो गैप है, 28 साल का गैप है, उसमें उस तक रूरल एरियाज को टच प्रॉपरली तरीके से नहीं किया गया था। तो फिर जब टच किया तो किस तरीके से हुआ, हमने कहा 75 में 2 अक्टूबर से आरआरबी की क्या होगी, स्थापना हुई थी। तो आरआरबी की जो प्रोसेस है या जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हुए थे, ऑन 2 अक्टूबर 1975 ऑन द एक्विजन ऑफ गांधी जयंती। यानी जितने भी, क्योंकि भारत गांवों का देश है और गांधी जी ने हमारे ग्रामीण डेवलपमेंट की क्या अवधारणा को प्रतिपादित किया था या बताया था कि अगर देश का विकास करना है तो पहले किसका विकास करना होगा, गाँव का विकास करना होगा। तो जब भी रूरल एरिया के डेवलपमेंट की बात आती है और सरकार कांग्रेस की होती है तो दोस्तों ध्यान रखना, सीधी सी बात है, वह मोस्टली काम किस तारीख को किए जाते हैं, 2 अक्टूबर को। जैसे पंचायती राज है, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई, नागौर से हुई, कौन सी तारीख को, 2 अक्टूबर को। नरेगा जो बाद में मनरेगा बना, कौन सी तारीख को, 2 अक्टूबर को। जो आरआरबी है वो कब स्टेब्लिश हुए, 2 अक्टूबर को। तो जब हम आगे और भी डिस्कस करेंगे तो जितने भी आएंगे हम इनको कॉमन एक जगह ले आएंगे। तो जो रूरल एरिया की बातें होती है वो मोस्टली 2 अक्टूबर के दिन होती है। और ये ध्यान रखना 1975 फॉर्मिंग, एक के साथ कितने बैंक स्टेब्लिश किए थे दोस्तों, 5 आरआरबी स्टेब्लिश किए थे। और पहला बैंक कौन सा बोला जाता है, प्रथमा बैंक, जो कि मुरादाबाद यूपी में है, जिसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल शुरुआत में कितनी थी, 5 करोड़। अब क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उनमें सिर्फ डेट पूछते हैं, डेट ही पूछी जाती है। लेकिन अब जो एग्जाम का पैटर्न है दोस्तों, आपके साथ आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं ABCD, 5-4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, फिर उनके ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 1 में लिखा जाता है A एंड B ट्रू, B एंड C ट्रू, C3 में लिखा जाएगा A B एंड D ट्रू। ऐसे तो आपको 4 स्टेटमेंट देके उनमें से ट्रू फॉल्स पूछा जाता है। तो आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल आपको लेना पड़ेगा कि आरआरबी 2 अक्टूबर को बने, आरआरबी की स्थापना नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई, जो वर्किंग ग्रुप है उनका रूरल क्रेडिट पे, उसके रिकमेंडेशन पे हुई। आरआरबी जिस एक्ट के अंडर आते हैं वो आरआरबी का एक्ट कौन सा है, 1976 है। आरआरबी की जो ऑर्डिनेंस है वो 26 सितंबर को पास हुआ था 1975 में। जो पहला बैंक है वो प्रथमा बैंक है, जो कि यूपी में स्टेब्लिश हुआ था और अथॉराइज कैपिटल कितनी थी, 5 करोड़ कैपिटल थी। देखते हैं वो पहले 5 बैंक कौन से थे। अभी हमने कहा देश का पहला रूरल बैंक किसको बोला जाता है, प्रथमा बैंक को। कहाँ बना था दोस्तों, मुरादाबाद में। स्टेट कौन सा था, यूपी। स्पॉन्सर बैंक कौन सा था, सिंडिकेट। अब सीधी सी बात है, देखो
प्रथमा बैंक बना, सेंट्रल गवर्नमेंट तो हर बैंक के लिए कितना परसेंट देगी, 50%। प्रथमा बैंक के लिए सिंडिकेट बैंक का कितना परसेंट है दोस्तों, 35%। और यूपी गवर्नमेंट का कितना परसेंट होगा, 15%। तो ये स्पॉन्सरशिप भी आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रहे कि कोई भी बैंक होगा स्पॉन्सर बैंक, उसके लिए 35% देगा, स्टेट गवर्नमेंट 15% देगी और सेंट्रल गवर्नमेंट 50% देगी। दूसरा जो रीजनल रूरल बैंक है वो बोला जाता है गौड़ ग्रामीण बैंक को। ये मालदा में बना था, वेस्ट बंगाल स्टेट में, और इसका जो स्पॉन्सर बैंक है दैट इज यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड बैंक था गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी यूपी में कितने बैंक बने थे, शुरुआत से ही 2 बैंक बने थे, गोरखपुर में बना था, एसबीआई इसका क्या था, स्पॉन्सर बैंक। चौथा बैंक हरियाणा के में बना था, हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी में बना था, हरियाणा स्टेट था, और पीएनबी इसका क्या था, स्पॉन्सर्ड बैंक। और जयपुर नागौर जो सॉरी 5वां बैंक था जयपुर नागपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर के रूरल एरिया में बना, स्टेट कौन सा था, राजस्थान, और स्पॉन्सर बैंक कौन सा था दोस्तों, यूको बैंक। तो ये जो आपके बारे में सॉरी जो रूरल एरिया के बारे में है, रूरल बैंकों के बारे में जो प्रथमा वाला क्वेश्चन है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, साथ में ओनरशिप का परसेंटेज पूछा हुआ है। तो आज का जो टॉपिक था अपना आरआरबी का था, आरआरबी में हमने आरआरबी के बारे में पूरी डिटेल्स डिस्कस करी है। अब जो एक इंपॉर्टेंट डिस्कस है वो ये है, जो नया क्वेश्चन इससे बनता है या कई जगह आपने पूछा भी होगा कि आरआरबी की अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सी है, अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सी है, यानी आरआरबी को मैनेज कौन करता है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है दोस्तों, तो ध्यान रखना। अभी हालांकि अपन जब अगली क्लास देखेंगे, जब पर्टिकुलर किसी दिन क्लास करेंगे अपन 1 टॉपिक 1 क्लास में नाबार्ड को, तो हम और भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि अपने यहाँ पे एक बॉडी स्टैब्लिश है जिसको हम क्या बोलते हैं, नाबार्ड। तो जितनी भी जो कोऑपरेटिव सेक्टर वाली जितनी भी जो क्रेडिट है उनको कौन देखता है दोस्तों, नाबार्ड देखता है। तो नाबार्ड इधर जो देखता है, नाबार्ड के अंडर ही कौन आते हैं, आरआरबी आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी आते हैं, नाबार्ड के अंडर ही आते हैं। तो आरआरबी की अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सी है, नाबार्ड। यानी हालांकि आरआरबी कमर्शियल बैंक की तरह ही आते हैं, कब जो अपना बैंक जो एक्ट है आरआरबी का एक्ट वो 1975 है, उससे आरआरबी बने थे, ये देश में कमर्शियल बैंक की तरह ही काम करता है। लेकिन नाबार्ड इसकी अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो इसको डायरेक्शन वगैरह देती है, जो भी है, क्योंकि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल एरिया के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन कौन सी है, नाबार्ड। तो आरआरबी को देखने वाली और कोऑपरेटिव सेक्टर को देखने वाली दोनों को ही अपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सी है, नाबार्ड। जब हम 1 टॉपिक 1 क्लास में नाबार्ड को डिस्कस करेंगे तो नाबार्ड के बारे में तो हम और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि नाबार्ड कहाँ से आया, कैसे आया, किसने रिकमेंड किया था और क्या काम करता है। तो आरआरबी के बारे में ध्यान रखने वाली बातें क्या है, स्टैब्लिशमेंट मैं रिकेप करवा देता हूँ। 2 अक्टूबर 1975 ऑर्डिनेंस आया दोस्तों, 26 सितंबर 1975 एक्ट आया 1976 में। 5 ग्रामीण बैंक बने थे, आपके सामने है, प्रथमा, गौड़, गोरखपुर, हरियाणा और जयपुर में बने थे। इसके अलावा जो स्पॉन्सरशिप है वो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% स्टेट गवर्नमेंट और 35% स्पॉन्सर बैंक। तो ये कुछ और अपेक्स इंस्टीट्यूशन हो गई नाबार्ड, अपेक्स इंस्टीट्यूशन हो गई नाबार्ड। तो मोस्टली आरआरबी के बारे में इतना ही कुछ है एग्जाम में पूछने वाला। और थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रथमा बैंक बना था तो इसकी जो ऑथोराइज्ड कैपिटल थी शुरुआत में कितनी थी, 5 करोड़ थी। जो आरआरबी है वो रूरल एरिया में काम करते हैं, रूरल सेमी अर्बन एरिया में ही काम करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास थी हमारी रूरल एरिया पे, रीजनल रूरल बैंक्स पे थी। और दोस्तों हम 1 टॉपिक 1 क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो, एएसओ की तैयारी कर रहे हो, रिसर्च असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों करियर सारथी कोचिंग जो है वह आपके लिए बहुत ज़्यादा सहयोगी रहेगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तब तक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।